हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शॉर्ट में अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जहां पर के हमने शॉर्ट में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को डिस्कस किया था। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में इन डिटेल और एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, जहां पर के हम मास और इनर्शिया और उसके साथ ही साथ मास और इनर्शिया के बीच का रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में भी हम एक डिटेल डिस्कशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके क्लास 9 के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया के 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि जो जेट इंजन होता है ये न्यूटन के किस लॉ पर बेस्ड होता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर डी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर डी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So let's start about Newton's first law of motion. So Newton first law of motion का स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है any object continues its state of rest or uniform motion along a straight line until and unless an unbalanced force acts upon it. यानी के कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है तो वो उस मोशन की स्टेट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे, कोई अनबैलेंस फोर्स वर्क ना करे। सो नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर लो कि कोई कार अगर रोड पर खड़ी हुई है तो वो अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड की अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट ना करे। जैसे कि आप सपोज कर लो कि हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए ठीक उसके उल्टी डायरेक्शन में, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक उसके उल्टी डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी मिल रहा है। और एक बात आप याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही ऑपोजिट होता है। इस टाइम पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। नाउ जो हम फोर्स इस पर कार पर अप्लाई कर रहे थे, जिसको कि मैंने येलो कलर के एरो से मार्क कर रखा है, नाउ अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया, बट अभी भी हम ये देखते हैं कि ये जो कार है ये रेस्ट पोजीशन में बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। और हम ये जानते हैं कि जब तक फोर्सेस इक्वल रहेंगे वो बैलेंस रहेंगे, और बैलेंस फोर्स किसी भी चीज़ को रेस्ट में रखता है। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ फोर्स अप्लाइड का मैग्नीट्यूड हमने और बढ़ा दिया, तो इसके बढ़ाने की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड था, जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो पूरी तरीके से ओवरकम हो गया, और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड था वो अब एक अनबैलेंस्ड फोर्स के तौर पर अप्लाई हुआ ऑन द कार, और कार ने अब अपनी स्टेट चेंज करते हुए रेस्ट से मोशन में आ जाती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि कार अब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगी, यानी कि वो रेस्ट से मोशन में तब तक नहीं आएगी जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। सिमिलरली कोई भी बॉडी मोशन से रेस्ट में तब तक नहीं आ सकती
जब तक कि उस पर भी एक अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ब्रेक्स जो होते हैं ये ऑफर करते हैं एक फोर्स जो कि अगेंस्ट होती है किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन के, और जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में ले जा रहा होता है ये इसको ओवरकम करती है और फ्रिक्शनल फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जब हम जैसे जैसे ब्रेक के फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बॉडी होती है, वो रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ पर जो ब्रेक्स की वजह से लगने वाला फोर्स है वो एक किस्म का अनबैलेंस फोर्स होता है जो कि किसी भी कार की या किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है फ्रॉम द मोशन टू रेस्ट। तो ये है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नाउ जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं और मास और इनर्शिया के बारे में बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मास और इनर्शिया किसे कहते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। मास, ये टर्म तो आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म है, फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब हम मास के बारे में बात करते हैं तो मास बेसिकली डिफाइन किया जाता है एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहने वाला अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसे हम बोलते हैं मास। और मास जो होता है ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है ऑफ द मैटर। नाउ जब हम मास को मेजर करते हैं तो मास को हम मेजर करते हैं इन द किलोग्राम। किलोग्राम जो है ये है मास का एसआई यूनिट, ठीक है। और मास, एक बात याद रखिएगा कि मास कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी बॉडी का मास हमेशा फिक्स रहता है, वो ना ही टाइम के साथ घटता है और ना ही बढ़ता है। देन मास के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म है इनर्शिया, जो कि फर्स्ट लॉ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसीडर की जाती है। तो बेसिकली हम इनर्शिया कहते किसे हैं, तो इनर्शिया ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो उसकी जो स्टेट है वो सेम रहे, वो ना बदले, वो चेंज ना करे। इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया ही एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट है, वो किसी की भी हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि वो उस स्टेट को बरकरार रखे। और वो स्टेट तब तक बरकरार रहती है जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट ना करे। तो समझ गए, इनर्शिया बेसिकली वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो कि उसमें होने वाले चेंज को अपोज करती है। नाउ जो मास और इनर्शिया है इसका जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर इनर्शिया कम होगा तो मास भी कम होगा, या मास अगर कम होगा तो इनर्शिया भी कम मिलेगा, और अगर मास हाई है तो इनर्शिया भी हमें हाई मिलेगा। यानी कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, यानी कि रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए और यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आने के लिए वो उतना ही ज़्यादा अपोज करेगी जितना ज़्यादा उसका मास होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई चट्टान, बहुत भारी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई आ रही हो तो आपको उसको रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, बिकॉज जो उस बॉडी का इनर्शिया होगा वो उसके मास की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और वो ये चाहेगा तो इसका मोशन है ये चेंज ना हो। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो भारी चीज़ें होती हैं उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है निस्बतन उन चीज़ों के जो चीज़ें हल्की होती हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ
तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि जेट इंजन की जो वर्किंग होती है ये न्यूटन के किस लॉ पर बेस करती है। तो इसका राइट आंसर है सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।